हमारे बच्चों को ये गिनी पिग क्यों बना रहे हैं कि प्रयोगशाला में गिनी पिग बना के हमारे बच्चों पे प्रयोग करेंगे ये? डिजिटल होने के बाद 68,000 शिकायतें, 13,000 से ज्यादा आपको मैनुअल करना पड़ा। इसका मतलब ये कि डिजिटल करने की हड़बड़ी ये थी कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई और आपने एक बैच के बच्चों पर उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी दवा बनाने की कंपनी ने रिसर्च किया और रिसर्च अभी पूरा हुआ कि नहीं, उसने इंसानों को दवा देनी शुरू कर दी और दवा रिएक्शन कर गई। फिर वो कह रही है कि अरे बदलाव है, कुछ तो असर आएगा। मतलब बदलाव ऐसा होता है। अब हुआ क्या, वेदांत नाम का जो बच्चा है, जो पाकिस्तानी नहीं है, जो भारतीय है, जिसका परिवार यहीं भारत में रहता है और जिसके परिवार के बच्चे को पाकिस्तानी कहा गया, उस बच्चे ने हिम्मत की, उसको ट्रोल किया गया। लेकिन जब एक बच्चा बोला तो कई ऐसे केस सामने आए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तो शिक्षा का बजट 5.5% के आसपास था जीडीपी का, और 2025-26 में शिक्षा का बजट तकरीबन 2.5%। आपने क्या किया, शिक्षा का बजट आधा कर दिया। तो पूरी एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने कोलैप्स कर दिया है। क्या विपक्ष इसको एक बैरोमीटर की तरह, एक पैमाने की तरह देख सकता है कि पानी कितना गर्म हो रहा है? मेढक उसमें पानी में क्या बेचैन है या नहीं? कितना गर्म है ये पानी? विपक्ष के लिए निश्चित तौर पर ये एक लिटमस की तरह तो है सामने। टीवी आपके साथ खड़ा नहीं है, टीवी तो उसका फायदा गिना रहा है। मुझे लगता है कल को ये भी हमें बता देंगे कि देखिए मरने के 4 फायदे, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग मर जाएं तो और देश की जनसंख्या कम हो जाए तो विकास जल्दी हो सकता है। ये वो लोग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक मंच पर बैठे थे, गोरखपुर में कार्यक्रम हो रहा था और गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद रवि किशन जी भाषण दे रहे थे। इलेक्ट्रिक वो बनाया गया था श्मशान घाट, तो कहे कि यहाँ जब जलेगा कोई ना तो एकदम हर हर महादेव पहुंच जाएगा। ये उनका भाषण है, ये उनका शब्द है कि मरने के तरीके, जलाए जाने के शवदाह को किस तरह से वो ग्लैमराइज, और बाकी लोग हंस रहे थे। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश में युवाओं का जो भविष्य है वो इस तरह से संकट में है कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो भी परेशान हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भी परेशान हैं, अगर आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें अपीयर होना चाहते हैं तो भी आप परेशान हैं। ये सब करने के बाद अगर आप रोज़गार लेने के लिए निकलते हैं तो रोज़गार नहीं मिलता। यानी 360 अगर पूरे तरीके से देखने की कोशिश की जाए तो आज भारत का युवा पूरे तरीके से लाचार है, बेचारा है, फ्रस्ट्रेटेड है और दिशाहीन है। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि आज जो हमारी सरकार है उसने इतने निठल्ले, बेगैरत और इनएफिशिएंट लोगों को उच्च पदों पर बिठा रखा है जिन्हें अपना काम करना नहीं आता। इतना बड़ा भाषण मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि अभी तक आप नीट के बारे में सुन रहे थे, सीबीएसई के बारे में सुन रहे थे। अब खबर हमारी स्क्रीन पर ब्रेक ये हो रही है कि एसएससी, जीडी एग्जाम्स भी अलग अलग सेंटर्स पर रद्द हो रहे हैं। कई राज्यों से ये खबरें आ रही हैं। मैंने प्रयागराज की खबर सुनी, बिहार के कई इलाकों की खबर सुनी है जहाँ ज़्यादा छात्रों को बुला लिया गया है एग्ज़ाम के लिए, जितना कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जितनी सुविधा नहीं है। इसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं। मैं आपसे बता रही हूँ ये तमाम खबरें, आप वीडियो भी अपनी स्क्रीन पर देखते जाइए। ज़ाहिर है छात्रों में इसको लेकर रोष है, वो वहाँ फर्नीचर तोड़ रहे हैं और एक तरह से एक गहमा गहमी और इस तरह का पूरा माहौल नज़र आ रहा है। सीबीएसई पे भी बातचीत करूँगी, एसएससी पे भी बातचीत करूँगी और साथ ही कि ये पूरा जो मसला है आखिर एग्जामिनेशन के इर्द गिर्द और ये तमाम जो प्रतियोगिताएं हैं इनके इर्द गिर्द, ये क्या हो गया? क्या बीजेपी ने पिछले 12 साल में इसको तबाह कर दिया या पहले से ही सिस्टम में रॉट था और छात्र करें तो करें क्या? ये सब कुछ जानने के लिए, इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव मौजूद हैं। जाने माने शिक्षाविद हैं, कई किताबें लिख चुके हैं और ख़ासकर जो हमारे देश के युवा हैं आजकल, मैं कहती हूँ कि उनकी नफ्स पर इनका हाथ रहता है कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। लक्ष्मण जी, मैं भी अपनी तरफ से देख रही थी कि अलग अलग खबरें, कोई बड़ा टीवी नेटवर्क तो इन खबरों को चला नहीं रहा है। किसी ने ट्वीट कर दिया, किसी ने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दिया, कोई छोटी मोटी खबर कहीं पंजाब केसरी में छप गई, उसके ज़रिए इन खबरों का पता चल रहा है कि एसएससी के एग्ज़ाम्स कई जगह रद्द किए गए हैं। आपने क्या सुना है? बहुत शुक्रिया अर्जुन जी कि आपने इतना जरूरी विषय बातचीत के लिए चुना, क्योंकि अब तो इस देश में मेलोडी चॉकलेटी क्यों है से लेकर झालमुड़ी पर जो टीवी चैनल वाले शो कर रहे हों, वो टीवी तो कम से कम इस देश के युवाओं की पीड़ा को नहीं दिखा रहा है।
एक समय में प्रधानमंत्री जब थे नहीं थे नरेंद्र मोदी, तो वो कहते थे कि एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है और सरकार ही वीक हो गई है। अब वो खुद प्रधानमंत्री हैं और पेपर लीक नहीं रुका। नीट की परीक्षा में हमने देखा पेपर लीक हुआ। कोई ठोस बात सामने नहीं आई कि सरकार की तरफ से गलती हुई और उन्होंने गलती मानी हो। फिर सीबीएसई का एक पैटर्न आपने देखा होगा 2-3 दिन के भीतर, कि वो पहली बार ऐसा सुनने में आया है कि किसी सीबीएसई के 12वीं के विद्यार्थी ने शिकायत की कि मेरा कई पेपर में नंबर अच्छा है, एक में गड़बड़ है, मैं फिर से जांच कराऊंगा, मुझे कॉपी चाहिए। और फिर वो कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि मेरी तो गलत कॉपी आपने अपलोड कर दी है। और उसके बाद सीबीएसई को मानना पड़ रहा है कि हमसे गलती हुई, वो सही कॉपी फिर देते हैं। आप कल्पना करिए, जो लोग कहते हैं ना कि बोलने से क्या होता है, आवाज उठाने से क्या होता है, वो जो वेदांत नाम का एक विद्यार्थी है 12वीं का, जिसे एक डीडी नेशनल चैनल का पत्रकार पाकिस्तानी कह गया जोश जोश में, बाद में उसने माफी मांगी, गोया पाकिस्तानी जो लिंक मिला उसे, वो पत्रकारिता को दिखाता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो विद्यार्थी अगर बोला ना होता और सीबीएसई की ये गलती पकड़ में नहीं आई होती, तो उसका तो करियर चौपट था। फिर तो उसे कोई पूछने या बताने नहीं जाता कि तुम्हारी कॉपी बदल गई थी इसलिए तुम्हारे नंबर कम आए। ये देश में हो रहा है, शायद ये देश में पहली बार हो रहा है। अब ये एसएससी जीडी, एसएससी वो है जो सर्विस सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग ऐसा है जो लाखों विद्यार्थी उसकी तैयारी करते हैं। और पहली बार इस तरह की चीजें एसएससी की नहीं आई हैं। पहले एसएससी में भयानक घोटाला सामने आया था और आपको याद होगा कि एसएससी के दिल्ली मुख्यालय के सामने कई हफ्ते आंदोलन चला था। नतीजतन कुछ नहीं निकला, कोई ठोस आमूलचूल बदलाव तो हुआ नहीं। फिर ये वही एसएससी है जिसमें कुछ हजार वैकेंसी में 60 लाख से 1 करोड़ लोग फॉर्म भरने वाले आए, तो ये कंपटीशन कैसे होगा। तीसरा, अब आज हमने देखा जिस पर आज आप बातचीत कर रही हैं, क्या इस देश में नौजवानों के लिए ये हालत हो गई है कि एक परीक्षा केंद्र को ये नहीं पता कि उसके यहाँ 250 लोगों की ही सुविधा है और वो एडमिट कार्ड 500-800 जारी कर रहा है। और जो बच्चे रो रहे हैं, मैंने एक बच्ची की वीडियो देखी, वो रोते हुए कह रही है कि कई महीने से एक तो हम पढ़ाई करके इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, लाइब्रेरी से सीधे आए, कितना दूर से चल के आए, और अब यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ कुछ है ही नहीं, परीक्षा कैंसिल। लक्ष्मण जी, मैं चाहती हूँ कि इस बच्ची को सुना जाए। इस बच्ची की ये जो कहानी है मैंने भी देखी है और ख़ासकर मुझे इस बात को लेकर थोड़ा सा एक संतुष्टि है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी और जो यूथ कांग्रेस है वो दोनों इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं चाहती हूँ समाजवादी पार्टी के लोग भी आएँ, विपक्ष के दूसरे लोग भी आएँ, जो युवाओं के नाम पर यहाँ पूरे देश में आप देखिए दुकान चला रखी है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन युवाओं के भविष्य की बात आती है तो सब जो हैं वो एक तरह से बगलें झाँकने लगते हैं। मैं चाहती हूँ इस बच्ची को आप सुनिए। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या हिलेगा यहाँ पे। आपने सुना, ये बच्ची कह रही है कि 4:30 बजे उठ के हम यहाँ आए और साथ साथ वो ये भी कह रही है, बड़ी दुख की बात है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा लेकिन जो हकीकत है उसे तो कहना पड़ेगा। वो कह रही है जब लड़कों की बात नहीं मानी जा रही है तो हम बेचारी लड़कियों की बात क्या मानी जाएगी। तो मुझे ये बताइए कि मान लेते हैं इस बच्ची को ही अगर एक केस स्टडी के तौर पर लेते हैं तो ये बच्चे एग्ज़ाम हॉल से बाहर चले गए, वापस आ गए, अब इनका अगला क्या होगा कदम, इनका भविष्य अब अगला क्या होगा? अब भविष्य क्या है, ये तो पहले पुलिस के झूठे मुकदमे से बच जाएं बच्चे, मैं तो ये दुआ करूंगा। क्योंकि अब तो ये होगा कि ये देख करके अगर कम लोग विरोध करेंगे तो अब तो इस देश में आम पैटर्न बन गया है कि जो आवाज उठा रहा है उसको विपक्ष का कह दो कि राजनीति कर रही है, सपा कांग्रेस वाले ये सब करवा रहे हैं, जबकि होना ही चाहिए कि विपक्ष को और मुखर होना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। ये भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो पहले तो इन बच्चों के लिए मैं चाहूंगा कि इन पर कोई फर्जी मुकदमा ना हो जाए, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूं, मैं रहता हूं और मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी जनवादी या जन सरोकारी विषय को अगर आप उठाएंगे तो वहां आपके ऊपर झूठे मुकदमे, फर्जी इनकाउंटर, जेल में डालना, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे बोलें, ताकि हर जगह ये गलती हो रही है। अब एक दूसरी बात, केवल यही नहीं हुआ, परीक्षा केंद्र पर परीक्षाओं के हॉल के भीतर विद्यार्थियों ने तोड़फोड़ की।
फिर माइक लगा करके वहां बोला जा रहा है कि दूसरे शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे, तीसरी शिफ्ट में होंगे, और फिर कई जगह से परीक्षा रद्द होने की भी बात आ रही है। तो अब आगे ये बच्चे क्या करेंगे? अब एक और बात, एक एंगल इसमें जोड़ना चाहिए, ये वो ताकतवर घरों के बच्चे नहीं हैं जिनके परिवार के लोग इतने ताकतवर होते हैं। और उस बच्ची की जब हम बात सुन रहे थे तो आपने एक बात पकड़ी उसमें कि जब लड़कों की कोई बात नहीं सुन रहा है तो हम लड़कियों की कौन सुनेगा। ठीक बात है, क्योंकि इस देश में लड़कों तक को अब ये सिखाया जाता है कि राजनीति से दूर रहना, बोलना मत कहीं, चुपचाप पढ़ाई करना। मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में बहुत विस्तार से ये बात बताई भी है कि अब तो युवाओं को राजनीति से दूर करने की कोशिश और साजिश की जा रही है। उनमें भी अब ये युवा लड़की अगर ये बोल रही है तो दूसरी बात आप समझें कि इस देश में लड़कियों के हाथ तक कलम और किताब कितना कम पहुंच पा रहा है। इसलिए इस बच्ची की पीड़ा है कि एक तो हमें पढ़ा रहे हैं किसी तरह हमारे घर वाले, अब तो कितने लोगों घर वाले पढ़ा पाते हैं, और उस पर से भी आप ये कर रहे हो तो मेरा भविष्य क्या होगा। और इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि एसएससी में लाखों बच्चे होते हैं। अगली बार ये परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, आप रेशियो निकालिएगा। अगर 1000 वैकेंसी है, वैकेंसी 1000 है, तो उसमें 1000 गुना बच्चे फॉर्म भरते होंगे। ये अतिशयोक्ति नहीं है। इस कंपटीशन में वो बच्चे एक एक नंबर, आधे आधे नंबर, उसमें कंपटीशन चल रहा होता है। तो आप या तो पेपर लीक करवा रहे हो, या पेपर होने नहीं दे रहे हो, या कौन नहीं जानता किस परीक्षा की पेपर या नौकरी बेची जाती है लाखों रुपए में। बहुत बड़ी हमारे बात भी आप घर कह के रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और मेरा शक भी उसी तरफ जा रहा था जो आप बेचने वाली बात कह रहे हैं। और इसीलिए आप ये देखिए, इस बच्ची को मैं देख रही थी और बड़ा दिल भर आया कि देखिए इसके कपड़े भी आप देखें, उसके बोलने का तरीका देखिए, लगता है कि बड़े ही गरीब घर की लड़की है और किसी तरह से पैसा, मेहनत, हिम्मत जुटाकर आई है इम्तिहान देने के लिए। हो सकता है परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, मोहल्ले वालों ने रोका भी हो कि लड़की है, क्या ज़रूरत है परीक्षा देने की, और एक चांस उसको मिल गया, ये चांस उससे छीन लिया गया। आगे क्या होगा, क्या इन नौकरियों को बेच दिया गया, ये सारे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले भी आ रहे हैं। मैं संस्थागत सवाल भी आपसे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव उठाना चाहती हूँ, लेकिन मैं आ जाती हूँ सीबीएसई के मुद्दे पर। सीबीएसई में देखिए लाखों छात्रों का इम्तिहान कराता रहा है ये इंस्टीट्यूट। क्या ये कहने ना आसान तो है कि देखिए मोदी जी आ गए तब से ये परेशानी हो रही है, इनएफिशिएंसी हो रही है, लेकिन जो कई दशकों पुराना ये पूरा सिस्टम है, नरेंद्र मोदी ने इस सिस्टम को क्या ख़राब कर दिया? क्यों ऐसा होने लगा? ये नया जो शगुफ़ा जब ये फोड़ा गया कि हम स्क्रीन, क्या कहा जा रहा है कि स्क्रीन से पहले कंप्यूटर में इनको भरा जाएगा कॉपियों को और उनके डेटा को, और फिर स्क्रीन के ज़रिए हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे। पहली बात तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास ट्रेंड लोग नहीं हैं। तो हमारे बच्चों को ये गिनी पिग क्यों बना रहे हैं कि प्रयोगशाला में गिनी पिग बना के हमारे बच्चों पर प्रयोग करेंगे ये? इंटरेस्टिंग बात से शुरू करता हूं, जहां आपने खत्म किया यहीं से पकड़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कि हमने एक नई तकनीक लाई ताकि हम जल्दी ये सब कर सकें, और बहुत गुणवत्तापूर्ण सुधार हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था में। लाखों विद्यार्थी होते हैं 12वीं में, इसलिए सब कुछ डिजिटल होगा। ठीक है, अच्छी बात है। डिजिटल होने के बाद 68,000 शिकायतें, 13,000 से ज्यादा आपको मैनुअल करना पड़ा। इसका मतलब ये कि डिजिटल करने की हड़बड़ी ये थी कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई और आपने एक बैच के बच्चों पर उसे इंप्लीमेंट कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी दवा बनाने की कंपनी ने रिसर्च किया, और रिसर्च अभी पूरा हुआ कि नहीं, उसने इंसानों को दवा देनी शुरू कर दी और दवा रिएक्शन कर गई। फिर वो कह रही है कि अरे बदलाव है, कुछ तो असर आएगा। मतलब बदलाव ऐसा होता है, जब तक आपका बदलाव पूरी तरह जांच पर खरा न उतरे, आप एक पीढ़ी के बच्चों के भविष्य पर थोप देंगे। अब हुआ क्या, वेदांत नाम का जो बच्चा है, जो पाकिस्तानी नहीं है, जो भारतीय है, जिसका परिवार यहीं भारत में रहता है, और जिसके परिवार के बच्चे
को पाकिस्तानी कहा गया, पता नहीं वो लोगों ने माफी मांगी कि नहीं। हालांकि वो माफी मांगने वाली विरासत तो रखते हैं, लेकिन कलेजा नहीं रखते कि वो अपनी गलती पर माफी मांग लें। लेकिन उस बच्चे को मैं फिर से याद कर रहा हूं आरफा जी, उस बच्चे ने हिम्मत की, उसको ट्रोल किया गया, लेकिन जब एक बच्चा बोला तो कई ऐसे केस सामने आए। आप सोशल मीडिया, मैंने चूंकि रिसर्च किया, इसको देखा, जो भी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला होता है, अचानक मेरी रुचि उधर आती है, तब मैंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है और आप मान रहे हैं कि ये हो रहा है। तो पहली गलती कि आपने बिना तैयारी के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया। जो काम एसएससी कर रही है, एकदम जैसे लग रहा है मजाक उड़ाया जा रहा है, वही आप सीबीएसई कर रही है, नीट और बाकी पेपर में हो ही रहा है। अब दूसरा संस्थागत सवाल जो आपने किया, ये बात ठीक है कि ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद यही नहीं शुरू हुआ है। हाँ, ठीक है कि 2014 में आजाद हुआ जब भारत, तो अचानक से सब जगह बदलाव देखने को मिला, बदलाव हो रहा था, बदलाव हुआ। सड़क बनाना, पुल बनाना, बिजली, ये अलग तरह का बदलाव होता है जो कोई सरकार आती है पिछली सरकार से आगे बढ़ाएगी। बदलाव ये नहीं है। बदलाव ये होना चाहिए कि शिक्षा का बजट आपने कितना पहुंचाया। और मैं एक आंकड़ा आपके सामने पढ़ दूं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तो शिक्षा का बजट 5.5% के आसपास था जीडीपी का, और 2025-26 में शिक्षा का बजट तकरीबन 2.5%। आपने क्या किया, शिक्षा का बजट आधा कर दिया। आप दिखाने को नई शिक्षा नीति में उसके डिजिटल फॉर्मेट को ले आ रहे हैं, 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड पर ले आना। हम लोग का तो पूरा रिसर्च है, इस पर घंटों में आपके सामने बोल सकता हूं कि ग्रेजुअली ग्रेडेड ऑटोनॉमी के नाम पर फंड कट किया गया एजुकेशन का, और यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल को क्लोजर और मर्जर के तहत बंद करने की पॉलिसी इस देश की सरकार ने बनाई है। तो स्कूल कॉलेज खोलने के बजाय सरकारी बंद करेंगे और प्राइवेट खुलेगा, तो शिक्षा पूरी तरह प्राइवेटाइज हो गई। उसके बाद जो सरकारी तंत्र था वो एकदम से वर्कलोड बढ़ा है और सुविधाएं नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं आई है, 10 साल हो गया बीजेपी की सरकार को, शिक्षक भर्ती नहीं निकाल पाए। और उन्होंने जब स्कूल बंद कर दिया तो शिक्षा मंत्री कहता है कि शिक्षक तो सरप्लस हो गए हैं। तो पूरी एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने कोलैप्स कर दिया है। और जब एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया तो ये जो वैकेंसी आ रही है, आखिरी बात जहां हमने पिछली बात खत्म की थी, बिकेगा सब कुछ, कभी ये उजागर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। और वेदांत, किसी भी वेदांत जैसे बच्चे अगर नहीं हों, और शायद हो सकता है कि प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता हो, जहां उसके माँ बाप ने उसको सपोर्ट किया हो, जहां उसने ईमेल लिखा और वो इतना कॉन्फिडेंट था कि ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, वो ट्विटर पर आया, ये सब कुछ इससे पता चलता है कि गांव देहात का किसी तथाकथित पिछड़ी जाति का बच्चा नहीं था, ढंग का, मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ प्रिविलेज होता है, नॉलेज भी तो एक प्रिविलेज है, हिम्मत भी तो एक प्रिविलेज है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आके इस बात को कह पाना। गरीब बच्चा तो ये सोच ही लेता है, उसके माँ बाप भी कहते हैं तूने पढ़ा नहीं होगा इसलिए तू फेल हो रहा है, तूने तो तैयारी ही नहीं की होगी, तू इस लायक ही नहीं है, तमाम बातें सुनता रहा होगा। लेकिन यहाँ इस बच्चे के करियर को, उसकी पढ़ाई लिखाई को उसके माँ बाप बहुत नज़दीक से देख रहे थे। अंग्रेज़ी में बच्चा ट्वीट कर रहा था। इस सब से पता चलता है कि प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता है। अगर वेदांत जैसे बच्चे ना हों तो ये तो पता ही नहीं चलेगा कि सिस्टम की जो सड़न है, जो ये रॉट है हमारे सिस्टम में, जहाँ हमारे बच्चे चूहों की तरह, गिनी पिग्स की तरह, हमारी प्रयोगशालाओं में, ये राजनीतिक जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें हमारे बच्चों को टेस्ट किया जा रहा है और उनकी ज़िंदगियां तबाह की जा रही हैं। आपने कहा है कि बिना अप्रूवल के दवाई को सिर्फ टेस्ट वाली हालत में ही मरीज़ को दिया जा रहा है। मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि नई पार्टी आई है, कॉकरोच जनता पार्टी। पार्टी तो नहीं कहूँगी मैं, एक तरह से इसको मूवमेंट कह सकती हूँ, एक डिजिटल। मैं उनका लास्ट ट्वीट देख रही हूँ, वो भी इसी के इर्द गिर्द अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। और ये बिल्कुल अपने आप में हैरानी नहीं होती अब इस बात को देखकर। आप भी कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों की तादाद में छात्र हैं जो दिशाहीन हैं, तो मुझे लगता है एक दिशा की तरफ किसी के भी पीछे लग रहे हैं हमारे छात्र, किसी के भी पीछे लग रहा है हमारा युवा। और देखिए अभी वो कह रहे हैं कि हमें 1 मिलियन यानी 10 लाख हमें सिग्नेचर चाहिए ये कैंपेन चलाने के लिए। एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए और 6 लाख के आसपास, अभी 20 घंटे पहले की ये खबर है, उनके पास आ चुके हैं दस्तखत। एक तो कॉकरोच जब बोला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात बोली है वो इस देश में सत्ताधारी वर्ग में और खासकर भाजपा और आरएसएस के जहन में यही था कि वो कॉकरोच की तरह हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा, मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को डिजिटल फॉर्मेट में जो बना है,
इसे केवल इस रूप में देखता हूं कि जमीन पर, ग्राउंड पर एक आक्रोश है, एक आक्रोश है जो कुछ चाहता है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि ये आक्रोश इस देश की सड़क पर उतर कर सरकार से सवाल करने की हिम्मत रख पाएगा। मैं हड़बड़ी में नहीं इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल अल्टरनेटिव अगर आइडियोलॉजिकल बेस पर स्ट्रांग नहीं है, क्लियर नहीं है और बहुत डीप रूटेड नहीं है, तो वो सनसनी बनकर आएगा और फिर शांत होकर चला जाएगा। इस देश को जरूरत अब एक वैचारिक, बहुत ठोस वैचारिक आधार की है। मिसाल के तौर पर आप अगर विपक्ष में देखें राहुल गांधी को, विपक्ष में देखें अखिलेश यादव को, चुनावी जीत हार एक बात है, उसकी कई और वजह भी हैं, लेकिन एक विचारधारा को केंद्र में लेकर ये लोग चल रहे हैं। ऐसे ही और लोग, स्टालिन हार गए लेकिन विचार तो है। अब वहां पर विजय की जो पार्टी आई तो वो भी एक विचारधारा को लेकर के आई। अम्बेडकर पेरियार की बात करती है और वो कहती है कि अब एक सोशल जस्टिस का एक एरा बनेगा। इस पॉलिटिकल पार्टी का अभी तक कोई विचार क्लियर नहीं है। और अगर ये डिजिटली इसको एक मौका मिला है, क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट भी चेंज हो गया है, चीजें बदल रही हैं, तो सोशल मीडिया पर हम लोग भी जानते हैं कि कई बार हमने इतने जरूरी मुद्दे उठाए तो जमीन पर शायद हम नहीं उठा पाते, सोशल मीडिया पर उठाए और उसका असर देखने को मिला। तो इस बदली हुई टेक्नोलॉजी से अगर कोई दबाव इस देश की सरकार पर बन पाता है तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन अगर इसमें विचार नहीं होगा तो पहले भी ऐसी कोई अचानक से चीज आई और चली गई। जैसे अब मैं ये बात कहूं, इतनी जगहों पर ये काम हो रहा है, क्या इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की पॉलिटिकल पार्टी ने क्या, जैसे एक बड़ा गंभीर एक लाइन, 1 मिनट आपका लूंगा। जब नीट में पेपर लीक हुआ तो एसएससी वाले चुप थे। जब एसएससी में पेपर लीक हुआ तो लेखपाल भर्ती, पुलिस भर्ती, इस सब के बच्चे चुप रहते हैं, वो नहीं बोलते। जब उनका पेपर लीक होता है तो टीजीटी, पीजीटी, बीएड, एलटी ग्रेड, ये बच्चे नहीं बोलते। इस देश की हुकूमत चाहती है कि टुकड़ों टुकड़ों में लड़ाई हो और वो आपस में एकजुट ना हो पाए। जब किसान लड़ता है तो नौजवान नहीं दिखेगा, जब नौजवान लड़ेगा तो बाकी नहीं दिखेंगे और सब अलग। मुसलमान पर हमला हो तो मुसलमान बोले, दलित पर हमला हो तो दलित बोले, एक बड़ी एका न बन जाए कहीं। क्या यह एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल कोशिश इस तरह की कोई एका बना सकती है? क्योंकि आक्रोश तो नीट वाले के यहां भी है, आक्रोश सीबीएसई, आक्रोश एसएससी, या जहां जहां वैकेंसी नहीं आ रही, जैसे बिहार, आपको टीआरई, वहां पर एक वैकेंसी है जिस पर इतना धांधली हो रही है। सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, हजारों बच्चे पटना में आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस लाठी मार रही है, लेकिन उनका आक्रोश एसएससी वालों से अटैच नहीं हो पाता। ये आक्रोश नीट से नहीं जुड़ पाता है, एक बड़ा जन आक्रोश नहीं बन पाता। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी चलाना चाह रहे हैं तो क्या आप इस दिशा में कुछ करेंगे कि एक बड़ी यूनिटी बने? और अगर ये बनती है तब हम मानेंगे कि आप कुछ ठोस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सनसनी है, सनसनी तो है, लेकिन मैं भी आपसे बहुत अलग नहीं सोचती हूँ। मैंने जो संस्थापक हैं इनके, कॉकरोच पार्टी के, उनसे भी बातचीत की, जो समर्थक हैं उनसे भी बातचीत की, और मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, वो तो खुद भी अपने आप को नहीं कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन विपक्ष के लिए एक तरह के एक बैरोमीटर के तौर पे तो देखा जा सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है जिससे कोई एक सर्वे कराया जा सके। मीडिया हमारा जिसके पास संसाधन है वो इतना बेईमान है कि वो कभी भी ये पता नहीं लगने देगा कि देश में तापमान कितना है, वो कभी ये पता नहीं लगने देगा कि देश में जो ईंधन के दाम अभी बढ़ रहे हैं, लगातार आप देखिए कि 4 बार बढ़े हैं पिछले 2 हफ्ते में। इससे आम आदमी को कितनी तकलीफ हो रही है। अभी भी मैं एक न्यूज़ क्लिप देख रही थी, उसमें एक एंकर साहिबा फरमा रही थी कि 7 रुपये सिर्फ बढ़े हैं, और 7 रुपये के बढ़ने को अगर ऊपर से देखा जाए, उन्हीं के शब्दों में कह रही हूँ, ऊपर से देखा जाए तो एक बाइक वाले का आप अंदाज़ा लगाइए कि जितना वो फ्यूल डालता है अपनी बाइक में, करीब 300 रुपये से भी कम का उसके बजट में फ़र्क पड़ेगा महीने का। ये इनका तरीका है। मुझे लगता है कल को ये भी हमें बता देंगे कि देखिए मरने के 4 फ़ायदे, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग मर जाएं तो, और देश की जनसंख्या कम हो जाए तो विकास जल्दी हो सकता है। तो ऐसे में क्या विपक्ष युवाओं के इस गुस्से को, क्योंकि 2 से 3 करोड़ लोग आप सोचिए एक मैदान में अगर जमा हो जाएं, और उस मैदान को अगर हम सोशल मीडिया मान लें तो इतनी बड़ी ये भीड़ होगी, क्या विपक्ष इसको एक बैरोमीटर की तरह, एक पैमाने की तरह देख सकता है कि पानी कितना गर्म हो रहा है, मेढक उसमें पानी में क्या बेचैन है या नहीं, कितना गर्म है ये पानी? ये बात बिल्कुल ठीक है कि विपक्ष के लिए तो ये निश्चित तौर पर, देखिए, होता ये है कि
कई तरह के प्रोटेस्ट ऑफ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट हो सकता है, उसमें ये एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है। मैं इस मामले में तो पहली लाइन मैंने बोली कि जनता में एक भयानक गुस्सा है, युवाओं में खासकर है। वे युवा अब हिंदू मुसलमान की राजनीति से, वे युवा अब इस तरह की झूठ की राजनीति से, बीजेपी की साजिश को कुछ हद तक पहचान रहे हैं, सारे नहीं। अभी तो गांव में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, अभी वो टीवी चैनल तक नहीं आ रहा। ये वे युवा हैं जिनमें से अधिकांश ऐसे होंगे जो ये बात समझ रहे हैं, और इसीलिए वो उनका एक जगह पर इकट्ठा होना एक सनसनी तो पैदा करता है। अभी आगे किस दिशा में आएगा हम लोग वक्त लेंगे, तब इसका मूल्यांकन करेंगे। दूसरी बात, विपक्ष के लिए निश्चित तौर पर ये एक लिटमस की तरह तो है सामने। टीवी आपके साथ खड़ा नहीं है, टीवी तो उसका फायदा गिना रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ दिन बाद ये मरने के भी फायदे गिनाएंगे। ये वो लोग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक मंच पर बैठे थे, गोरखपुर में कार्यक्रम हो रहा था, और गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद रवि किशन जी भाषण दे रहे थे। इलेक्ट्रिक वो बनाया गया था श्मशान घाट, तो कहे कि यहाँ जब जलेगा कोई ना तो एकदम हर हर महादेव पहुंच जाएगा। ये उनका भाषण है, ये उनका शब्द है कि मरने के तरीके, जलाए जाने के शवदाह को किस तरह से वो ग्लैमराइज, और बाकी लोग हंस रहे थे। दूसरा, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बुरे हालात में है, बाहर मत जाओ, सोना मत खरीदो, उसके बाद विदेश चले गए। इसका मतलब देश का प्रधानमंत्री ही अपनी बातों को और इस देश के लोगों की मुश्किलों को गंभीरता से नहीं लेता, तो टीवी वाले क्यों लेंगे? टीवी वाले तो उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री, देश की हुकूमत जब फायदे गिनवाती है कि बर्बाद होने के ये फायदे हैं, आप लुट गया, ये तो कुछ दिन बाद कहानी सुनाएंगे कि एक गरीब आदमी था, सड़क के किनारे सोता था और बड़े चैन से सोता था। एक अमीर आदमी था, वो बड़े परेशान होके, बहुत सारा पैसा उसके घर में था, तो उसने एक दिन क्या किया कि 10,000 रुपए गरीब आदमी को दे दिया। अब उसके पास रखने कोई जगह नहीं, फुटपाथ पर सोता था, पूरी रात वो बेचैन रहा, उसको समझ में नहीं आया कि ये हो क्या गया। तब अमीर ने कहा कि अच्छा, इसका मतलब ये चीज है, फिर उसने रुपया छीन लिया। ऐसे कहानियां गढ़ेंगे ये लोग कि आपको हम कितना सुकून दे रहे हैं, आपके पास खाने को कुछ है नहीं, तो आप सोचिए डाइटिंग अपने आप आपकी हो रही है। तो ये बेशर्मी, बेहयाई ऊपर वाली कुर्सी से शुरू हुई है और टीवी तक जा रही है। तीसरा पक्ष आपके सवाल का, कि विपक्ष ये जान रहा है कि ये टीवी आपका साथ नहीं देगी, सरकार आपको सच बोलने नहीं देगी, आपको डिमोरलाइज करेगी, आपके नेताओं की छवियां खराब करेगी। तो इस जनाक्रोश से, इस एक लिटमस टेस्ट की तरह आप इसको देखिए और फिर आप इसको चैनलाइज करें। और जैसे पिछले 2 दिनों में मैं कम से कम 2 पार्टियों को देख रहा हूं, बाकी जगहों की स्थितियां अलग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और देश के कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी, इन्होंने नीट का परीक्षा हो या महंगाई का सवाल हो, इन्होंने बड़े बड़े जन आंदोलन किए। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हर जगह 2 से 3 दिन आंदोलन चला, पुलिस ने बहुत लाठियां मारी, बहुत दमन किया। दमन इतना ज्यादा हो रहा है और यह आक्रोश हो रहा है, हजारों लोग सड़कों पर उतर गए, टीवी ने कहीं नहीं दिखाया। इसलिए ये विपक्षी दलों को एक ये लिटमस की तरह तो है ही कि आप भी देखिए, और इसको अगर चैनलाइज करके आप इसको अगर एक दिशा दे पाएंगे तो शायद ये देश के हित में होगा, वरना ये आगे बढ़ेगा ही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण यादव जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। सीधे तौर पर देखा जाए तो आप देखिए, देश की सबसे बड़ी जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, उसके इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट मूवमेंट जिन्हें आप कह रहे हैं, उनको भी पूरे तरीके से ब्लैकआउट कर रखा है मीडिया ने। अगर मैं कहती हूँ ये जो ऑल्टरनेट मीडिया है, यूट्यूब के ये माध्यम ना हो या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म ना हो, इंस्टाग्राम जैसे, इस देश में पता ही नहीं चलेगा। इस पूरे देश को एक अंधे कुएं में तब्दील कर दिया जा चुका है, जहां हम सब सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।